स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और द ज्ञान कुंभ आपके लिए लाया है हिंदी वो है जिनमें वर्ण या अक्षर बार बार आए। जी हाँ, तो अब हम आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और न्यू वीडियो लेकर। और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं एकदम ही नई सीरीज काव्य सौंदर्य, और काव्य सौंदर्य के अंतर्गत सबसे ही अच्छा और दिलचस्प टॉपिक अलंकार। और अलंकारों में भी अर्थ अलंकार को पढ़ रहे हैं। उम्मीद है अभी तक आपने पढ़े हुए अलंकारों को अच्छी तरह समझा होगा और जाना होगा। चलिए, अगला अर्थ अलंकार का जो भेद है वो है अनुयुक्ति अलंकार। जी हाँ, तो सबसे पहले हम अनुयुक्ति शब्द की अर्थ है जो उसका ऑपरेशन करके देखते हैं। इसका नाम अनुयुक्ति क्यों पड़ा है, देखिए हम पढ़ रहे हैं अनुयुक्ति अलंकार। वैसे तो इसके नाम में इसकी डेफिनेशन या परिभाषा छपी हुई है। यदि हम इसकी संधि विच्छेद कर दें, इसमें संधि भी है, तो ये हो जाएगी अन्य प्लस उक्ति। ठीक है, अन्य यानी कि दूसरे के माध्यम से, और उक्ति माना होता कहना, से कहना। अनुयुक्ति का क्या अर्थ हुआ? अन्य या दूसरे तरीके से या माध्यम से उस बात को कहना जिसके लिए हम कहना चाह रहे हैं। मतलब सीधे या डायरेक्ट ना कहकर इनडायरेक्ट में बात करना। बस वो तो सामने वाला समझदार होना चाहिए। तो पहले जो कवि होते थे वो अधिकतर ये अनुयुक्ति का अलंकार का प्रयोग उन कवियों ने किया है जो राजाओं के आश्रय में रहते थे, जिन्हें आश्रयदाता बोलते हैं। जी हाँ, तो उन्होंने अपने आश्रयदाताओं के बारे में, उन्हें जब युद्ध पे जाते थे इस तरह से उन्हें डायरेक्ट नहीं कहते थे कि आप यानी कि आप घायल हो जाएंगे या फिर आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इनडायरेक्ट कहा जाता है, राजा समझ जाए कि हमारा जो कवि है वो क्या कहना चाह रहा। तो इस तरह की रचना में प्रयोग किया गया अनुयुक्ति अलंकार। चलिए पढ़ते हैं इसकी परिभाषा को। तो आप प्रश्न लिखें, अनुयुक्ति अलंकार की परिभाषा को उदाहरण सहित लिखिए। जी हाँ, ये अलंकार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी और अपनी नॉलेज बढ़ाने की दृष्टि से भी, क्योंकि एक ही ऐसा अलंकार है जिसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन डेफिनेशन या परिभाषा है। तो चलिए, तो पहली परिभाषा आप लिखें कि अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत के बारे में कहा जाए वहाँ होगा अनुयुक्ति अलंकार, पहली परिभाषा। दूसरी, जहाँ काव्य में जहाँ उपमान के बहाने उपमेय का वर्णन किया जाए वहाँ अनुयुक्ति अलंकार होता है। तीसरी परिभाषा का यदि कही जाए तो वो ये है, किसी काव्य में प्रत्यक्ष या सामने बात को ना कहकर किसी दूसरे माध्यम से उस बात को कहा जाए तो वहाँ अनुयुक्ति अलंकार होता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीनों परिभाषाएं कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से पूछी गई हैं। बस आप ये सोचें कि छात्र जो है कि सबसे सरल वाली परिभाषा आखिरी वाली है कि प्रत्यक्ष कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए, वो तो ये नहीं। आप तो तीनों परिभाषाओं को अच्छे से देखें, समझें, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए। तो ये तो हो गई परिभाषाएं जो आपकी समझ में आ गई होंगी। बहुत ही सरल है, सिंपल सी बात है। दूसरा मतलब जो इंसान नहीं है जिसके बारे में कहना वो नहीं है, और जिसके माध्यम से कहा जा रहा वो सामने है, प्रत्यक्ष है। तो आप प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत के बारे में वर्णन किया जाए वहाँ अनुयुक्ति अलंकार होता। अब हम जानेंगे कुछ उदाहरण। तो अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से अनुयुक्ति अलंकार को और भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो बोर्ड पर आपको कुछ पंक्तियां दिख रही होंगी, ये अनुयुक्ति अलंकार के उदाहरणों की हैं। पहला, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कालहि हमारी बार। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि माली आया किसी गार्डन या बगीचे में, उसने फूल चुन के ले गया, फिर बाकी जो कलियाँ जो कल खिलेंगी वो सोचने लगी कल भी हमारे नंबर लगेगा, तो माली आएगा कल फिर ले जाएगा। तो ये तो होता है, लेकिन इसके जो ये तो अप्रस्तुत है, जो प्रस्तुति देना चाहता है कवि उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ माली को कवि ने किसके रूप में कहा? काल के, समय के। ठीक है, वो आएगा एक दिन
और जो नई पीढ़ी के लोग हैं जो डेली जा रहे हैं ऊपर, तो यहाँ मृत्यु के बारे में स्पष्ट किया गया है कवि ने। तो वो देख रहा है कि रोज डेली कोई ना कोई जा रहा है, ये तो नियम ही है प्रकृति का। तो जो लोग हैं, जो नई पीढ़ी है, वो ये देख रहे, तो उन्हें कल नई पीढ़ी को, नव युवकों को किसके रूप में रखा है? कलियन के रूप में। ठीक है। दूसरा वाला है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। जी हाँ, फूलों के आसपास, तो यहाँ फूलों के आसपास को कवि ने किसके प्रस्तुत है ये? तो प्रस्तुति क्या है इसमें? उपमेय क्या है इसमें? सुख सुविधा। इधर लिखे सुख सुविधा। तो सुख सुविधा में जो लोग रहते हैं अपनी, फिर भी कांटे, तो यहाँ कांटे किसके प्रतीक में है? कांटे वैसे दुख का प्रतीक बताया गया है, फूलों को सुख का प्रतीक बताया गया है कविता में। तो यहाँ दुख, तो बेदुखी व्यक्तियों के बारे में है। यहाँ दुखी व्यक्ति जो दुखी रहते हैं, सारी सुविधाओं में है, लेकिन क्या है? अपना गाना अलग ही गाते रहते हैं सबके सामने, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ, जबकि सब कुछ है, बाकायदा हर चीज़ है। तो इससे अच्छे गरीब हैं जो बेचारे झोंपड़ी में रहते हैं, लेकिन दो हंस के बोल लेते हैं और कभी भी अपना रोना नहीं रोते। तो वो इस रूप में वर्णन किया है कवि ने। फूलों के आसपास सुविधाओं में रह रहा है, सुख सुविधाओं में बाकायदा सारे भौतिक वस्तुएं सारी हैं उन्होंने आरामदायक, लेकिन फिर भी ऐसे दुखी पर व्यक्ति उदास रहते हैं। दुखी प्राणी कैसे हैं? उदास, अपना रोना रोते रहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स या उदाहरण समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थी। यदि आपको कोई परेशानी है, समझ में नहीं आया नियुक्ति अलंकार, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे अपने परिवार द ज्ञान कुंभ को। धन्यवाद।